So hello class 7 students and welcoming you all back to your chapter। और आज हम लोग कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग वेदर कर रहे हैं हम। तो इसमें हमारा अंडरस्टैंडिंग द वेदर में आज हमारा एपिसोड 4 होगा। पिछले हमने 2 एपिसोड में हमने वी डिड लाइक अबाउट टेम्परेचर, वी डिड अबाउट प्रेसिपिटेशन, जैसे कि हम रेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम टेम्परेचर थर्मोमीटर से, रेन गॉज से, देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर से हम कैलकुलेट करते हैं। एंड देन वी आल्सो डिड कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद विंड हम कैसे करते हैं। विंड हम 2 जगह से प्रेशर करते हैं मेजर। दैट वाज वन वाज विंड वेन एंड द अदर वाज एनेमोमीटर, राइट। सो इन दो चीजों से हम रेन मेजर करते हैं। एंड दिस विल बी लास्ट ऑफ दिस थिंग, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ दिस थिंग, दैट इज ह्यूमिडिटी। सो ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी आपका लास्ट एलिमेंट है वेदर का, जैसे मैंने कहा। It refers to the amount of water vapor present in the air. It also depends on the factor like temperature, wind, pressure, and location as well. तो बेटा जो वेदर का जो वेदर ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, यानी कि जो वाटर एवेपोरेट हो जाता है ना और जो एयर में रहता है टिल द टाइम वो एटमोस्फेयर में जाके क्लाउड ना बन जाए, तो वो एयर में रहता है, वो बेटा वाटर वेपर होता है। तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है उतनी हमें ह्यूमिडिटी लगती है। ठीक है, ये आपके टेम्परेचर, विंड, प्रेशर और लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसी है, राइट राइट। जैसे इफ यू सी दिस क्वेश्चन व्हिच इज या वेयर डू यू थिंक ह्यूमिडिटी इज लाइकली टू बी मोर, कोची और जयपुर? तो आपको कोची में ज्यादा लगेगी गर्मी के ह्यूमिडिटी लगेगी, सॉरी नॉट गर्मी, कोची में ज्यादा ह्यूमिडिटी लगेगी कि जयपुर में? तो आपको यू माइट गेस दैट कोची हैड द हायर ह्यूमिडिटी देन जयपुर बिकॉज इट इज लोकेटेड नियर द सी। तो आप कहोगे कि जी कोची ज्यादा होगी ह्यूमिडिटी, क्यों? क्योंकि वहां पे सी बहुत पास में देन जयपुर। बट हाउ विल वी नो फॉर श्योर, हमें कैसे पता श्योरिटी? तो इसीलिए वी हैव टू कंपेयर द ह्यूमिडिटी लेवल बिटवीन कोची एंड मंगलुरु। तो अगर हम मंगलुरु और कोची के बीच में इफ वी हैव टू सी द ह्यूमिडिटी लेवल, तो हम कैसे करेंगे? तो दैट इज हाउ वी विल बी फाइंडिंग दैट आंसर व्हिच विल बी हियर, ऑलराइट। सो ह्यूमिडिटी इज लाइकली टू बी हायर इन कोची, क्यों? क्योंकि वो सी के बहुत पास है। एंड जो सी के चीज जगह जगह जो सी प्लेसेस जो सी के बहुत पास होती हैं, दे हैव high moisture in the air. That is what it is written, that humidity is likely to be higher in Kochi because it is located near the sea, and places near the sea usually have more moisture. Whereas to know for sure, you can also use hygrometer, that is an instrument जो कि आपकी humidity measure करता है, जिससे कि you can compare humidity between Kochi and Mangaluru। तो hygrometer की वजह से you can compare the humidity between Kochi and Mangaluru, जिससे कि you can measure the humidity level in the both cities and compare the percentage value। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। So we can answer these questions more precisely by learning how to measure humidity, वो हम पढ़ेंगे। So before we move on, we need to remember our science lesson from grade 6 again, जिसमें हमने states of water के बारे में पढ़ा था, right? जिसमें ice, liquid form, gas form and solid form था। So this will help us to understand how humidity is measured. So when water evaporate, it causes a cooling effect। जब water evaporate होता है तो cooling effect बनाता है। कैसे? क्योंकि जो if the amount of water in the air is already high, अगर ज्यादा humidity already है, तो जो वाटर इवेपोरेट होता है वो धीरे धीरे इवेपोरेट होता है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर रेनी डेज में होता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर इवेपोरेट होता है कूलिंग इफेक्ट, थोड़ा ठंडक इफेक्ट देता है आपको जब इवेपोरेट होता है। तो दैट इज व्हाट इट इज, लाइक कूलिंग इफेक्ट इन केस ऑफ दैट। क्योंकि जब आपकी बारिश भी उस टाइम हमको लगती है, क्यों? क्योंकि जैसे जब बारिश होती है देन इवेपोरेट होता है ना धीरे धीरे, जब बारिश होती है तो वहां पे ऑलरेडी ह्यूमिडिटी होती है, और फिर जो वो होती है धीरे धीरे वाटर वेपर बनता है, इवेपोरेट होता है। तो दैट इज व्हाई इट हैपेंस स्लोली, क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर एयर में ऑलरेडी हाई होता है, राइट। सो ह्यूमिडिटी इज द एयर, or humidity of the air is measured as relative humidity, यानी कि air that would contain absolutely no water vapor, which is impossible in natural condition, is rated at 0%, while air saturated with water vapor will have a humidity of 100%। मतलब कि ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है बाय रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है हमारी इसमें कहानी में? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ये मतलब है कि उसको ऐसे मेजर करते हैं कि जो एक हवा है जिसमें बिल्कुल भी नो, जीरो वाटर वेपर, जिसको हम 0% लेते हैं, एज इन उसमें एक भी वाटर वेपर उसमें है ही नहीं एयर में, जो कि इम्पॉसिबल है। और एक हम ऐसे लेते हैं कि वाटर वेपर है यहाँ पे, जो कि पूरा एयर में मतलब पूरा का पूरा वाटर वेपर भरा हुआ है, जिसका क्या रेट है? जिसका रेट है 100%। 100% पूरा वाटर वेपर के साथ वो भरा हुआ है, राइट। इन प्रैक्टिस ड्राई वेदर हैज अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेंज बिटवीन 20 एंड 40%, यानी कि जो ड्राई वेदर है उसके रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेंज जो होता है, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेंज मतलब कि जो ह्यूमिडिटी रेट होता है वो 20 से 40% होता है। और जो ह्यूमिड वेदर है उसका यूजुअली होता है 60 टू 80%। यानी कि जब ड्राई वेदर होता है ना आपका, तो आपका 20 टू 40% तब भी वाटर वेपर होता ही है। और जब आपका ह्यूमिड वेदर जैसे कि बारिश वगैरह हो जाए, कुछ हो जाए, तो देन द वेदर राइजेस अप लाइक अबाउट 40-20
और 60-40% मोर, लाइक 60 and 80% आपका ये वेदर होता है इंक्रीज कर जाता है, राइट। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, थिंक अबाउट इट। इफ द ह्यूमिडिटी इन दिल्ली इज एट 52% while in Kochi it is 84%, in which of the two places are wet flows likely to dry faster, and where do you likely to sweat more assuming the temperature is same in both places? तो अब अगर बोला है कि कोची ह्यूमिडिटी दिल्ली में 52% है, कोची में 84 है। अब दोनों प्लेसेस में अगर हमने गीले कपड़े डाले हैं तो इनमें से सबसे ज्यादा जल्दी किसके कपड़े सूखेंगे? प्लस अगर हमको पसीना भी ज्यादा आ रहा है, हमको कहाँ पे ज्यादा पसीना आएगा? अज्यूमिंग दैट हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों जगह पे टेम्परेचर जो है इट इज सेम। सो हम देखते हैं, जो कपड़े हैं, तो वेट क्लोथ है वो ज्यादा जल्दी कहाँ पे सूखेंगे? वो ज्यादा जल्दी सूखेंगे दिल्ली में। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमिडिटी है यहाँ पे लोअर है, यानी कि जो एयर है वो ऑब्जॉर्व कर पाएगी वाटर वेपर, है ना। वाटर वेपर मतलब कि जो गीले कपड़े होते हैं उसमें भी वाटर ही होता है ना बेटा। अब वो हवा उसको क्या करती है, गर्मियों से क्या होती है, वाटर वेपर, इससे पानी लेती है, इसको एज एन वाटर वेपर बनाती है, राइट। लेकिन अब जब ऑलरेडी वाटर वेपर उसमें इतना प्रेजेंट होगा, एज आई सेड, तो इवेपोरेट धीरे धीरे होगा, राइट। इवेपोरेशन ये नहीं होगा, बट इट विल हैपन, बट इन अ वेरी स्लो रेट। तो वेट क्लोथ जो है दिल्ली में ज्यादा जल्दी सूख जाएंगे देन इन योर कोची। अब आप कोची में ज्यादा स्वेट करोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है एंड इट इज हार्डर फॉर स्वेट टू इवेपोरेट फ्रॉम द बॉडी। मतलब कि आपका जो स्वेट है वो भी एक काइंड ऑफ लिक्विड ही है, उसको भी इवेपोरेट होने को, पसीने को भी जाने के लिए इट नीड्स लाइक वेपर होना चाहिए ना, लाइक आपके एयर में। अब वहां पे एयर वगैरह में वेपर है नहीं, तो इसीलिए आपको जो गर्मी लगेगी वो ज्यादा कोची में लगेगी, स्वेट ज्यादा कोची में होएगा और वो जाएगा भी नहीं, जिससे आपको बहुत ही गर्मी फील होगी एंड यू विल फील अनकंफर्टेबल। यहाँ पे लिखा है बच्चे, वेट क्लोथ्स विल ड्राई फास्टर इन दिल्ली बिकॉज द ह्यूमिडिटी is lower, meaning the air can absorb more water vapor, and we are likely to sweat more in Kochi because high humidity makes it harder for sweat to evaporate from the body and making us feel hotter and uncomfortable. All right. So now let's get back to the chapter again. तो बट हाउ डू वी मेजर सच नंबर्स? हमें इसको मेजर कैसे करते हैं? जो हमने यहाँ पे बोल तो दिया कि दिल्ली का रेट 52% है, कोची का ह्यूमिडिटी का रेट 84% है, बट हाउ? सो दिस इज डन थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट जो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कर लिया, दैट इज कॉल्ड हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर यानी कि यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ हाइग्रोमीटर होते हैं, अगेन जो भी प्रिंसिपल जैसे भी उसको यूज किया जाए उस पर जो मेजरमेंट होती है ह्यूमिडिटी की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत ही इंडस्ट्रियल प्रोसेस जैसे कि फूड प्रोसेसिंग भी उस पर डिपेंडेंट होती है ना। म्यूजियम्स में भी हैव मॉनिटर ह्यूमिडिटी, जो कि उसको क्या, जैसे कि उनका जो मेंटेन जो है, उनका जो म्यूजियम में अंदर एक ड्राई एनवायरनमेंट बना रहे ताकि जो उनकी एग्जिबिट्स हैं, जो उनकी चीजें हैं, उनको वो प्रिजर्व रख पाए, उनको वो बचा पाए, राइट। तो बिकॉज ऑफ हाइग्रोमीटर दे कैन डू दिस, दैट इज व्हाट ओनली रिटन, दिस इज डन थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड इन हाइग्रोमीटर। अगेन देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ हाइग्रोमीटर्स डिपेंडिंग ऑन द प्रिंसिपल दे आर बेस्ड ऑन। द मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी is of great importance in many industrial processes such as food processing. Museums also monitor humidity as they need to maintain a dry environment to preserve their exhibits. All right. So इस चीज के लिए they again need hygrometer. तो ये तो आपका हो गया। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है, नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाएगा। बट बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, I'll again come here. तो as we have learned, आपका टेम्परेचर में वी हैव लर्न कि आपका क्या यूज होता है। लाइक यहाँ पे वी हैव लर्न अबाउट ना वेदर इंस्ट्रूमेंट। तो टेम्परेचर में व्हाट वी यूज गाइस? सो वी यूज थर्मोमीटर। we use we use thermometers, that is your weather instrument for your temperature. Next is your precipitation. For precipitation we use rain gauge. All right, so we use for precipitation we use rain gauge, and for atmospheric pressure guys we use what? We use barometer. All right, आपका टेम्परेचर सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में होगा, रेन गॉज मिलीमीटर में होती है, ये मिली बार में होगा बैरोमीटर। एंड इफ आई टॉक अबाउट विंड, तो विंड आपकी किलोमीटर पर आवर में होती है, एज एन हम उसको उस यूनिट में हम नापते हैं। एंड इसके दो तरीके होते हैं, एक होती है बेटा विंड वेन, जो कि आपको इस पिक्चर में दिख रही होगी, एंड नेक्स्ट इज एनेमोमीटर, जो आपको ये राइट हैंड साइड वाली पिक्चर में एनेमोमीटर दिख रहा है, एंड लेफ्ट हैंड साइड वाली पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? विंड वेन दिख रही है, राइट। तो ये होते हैं आपके यूज। फॉर ह्यूमिडिटी आपका अभी हमने बताया क्या यूज होता है, आई डोंट थिंक सो, मुझे फिर से बताने की जरूरत है। दैट इज योर हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर हम यूज करते हैं, इसको हम परसेंटेज से नापते हैं, राइट। तो अभी तो आई गेस वी डू हैव सम टाइम, अभी हमारा बहुत ही कम टाइम यूज हुआ है,
तो इसलिए वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक एज वेल, दैट इज वेदर स्टेशन। बहुत ही छोटू सा चैप्टर, छोटू सा टॉपिक है ये वाला। तो we'll do this in this chapter, in this episode only. So weather stations, as you can see, we need several instruments to measure the weather at a particular place and time. A weather station bring all these instruments together, making it easy to measure and track the weather. Readings of all the measurements are taken at a regular intervals, which helps in making and forecasting the weather. तो जो वेदर स्टेशन होते हैं ना बेटा, जैसे स्टेशन जो होते हैं वहाँ पे, जैसे ट्रेन स्टेशन हो गए, है ना, वहाँ पे क्या होती है, ट्रेन आती हैं आपकी सारी, वहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर होते हैं, कब ट्रेन कौन सी आई, कौन सी ट्रेन आएंगी, वैसे वैसे। तो वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़े, जैसे कि थर्मोमीटर, रेन गॉज, बैरोमीटर, है ना, एनेमोमीटर एंड हाइग्रोमीटर, ऐसी ऐसी चीजें जो हमने पढ़ी, वो सारी एक ही जगह पे प्रेजेंट होती हैं। प्लस वो पूरे एक पर्टिकुलर प्लेस का और एक पर्टिकुलर टाइम पे वो वेदर निकाल सकती है, मेजर कर सकते हैं हम लोग वेदर उस टाइम उस रीजन का, जिससे कि हमें आसानी होगी। क्यों? क्योंकि हमें वेदर फोरकास्टिंग में, प्रिडिक्शन में, उनको भी जो वेदर निकाल रहे हैं लाइक मेट्रोलॉजिस्ट वगैरह, उनके लिए भी आसानी होगी, क्योंकि उनको एक जगह पे चीजें मिल जाएंगी, है ना। वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ लेके आके वो मेजर करते हैं अपना वेदर, और उसको ट्रैक रखते हैं कि आगे बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कैसे है, राइट। और जितने भी सारे जो मेजरमेंट्स हैं, ये आपके रेगुलर इंटरवल, यानी कि थोड़ी देर में होते रहते हैं, which actually helps us. Why so? क्योंकि ये आपके जो रेगुलर इंटरवल में होते हैं, ये आपको हेल्प करते हैं मैपिंग, यानी कि आपको मैप करने के लिए कि अच्छी जी यहाँ पे बारिश होगी, यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे तूफान आ सकता है, यहाँ पे ये। एंड फोरकास्टिंग द वेदर, अगेन चीज की हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं पहले से कि ये हो सकता है, बाय सीइंग दोज वेदर कंडीशंस उसके आसपास रीजन की या उस रीजन की, राइट। नाउ देयर इज एन ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, यानी कि एडब्ल्यूएस। तो एक ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन क्या होता है? So an automated weather station is a self-operating system that uses various sensors to measure and record weather data such as temperature, humidity, wind speed and direction, precipitation and atmospheric pressure. Such stations are widely used in fields like agriculture, aviation, navigation, environmental monitoring, and so on, providing accurate and timely weather information without the need of human intervention. तब ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन बच्चे वो होते हैं जो कि एक सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज हो, तभी वो खुद से ही, दे आर सेल्फ ऑपरेटिंग, मतलब कि खुद से ही अपना काम कर रहे हैं। इसमें बहुत अलग अलग सेंसर जो हमने देखे हैं, जैसे वेदर डाटा को नापने के लिए जो यूज करे जाते हैं, अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अलग अलग जो मेजरमेंट्स हैं, वो लेते हैं उसको, वेदर को लेते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं उससे डाटा का। जैसे हमने टेम्परेचर का देखा था, टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं बाय व्हाट, बाय थर्मोमीटर। ह्यूमिडिटी को दे डू इट बाय व्हाट, बाय हाइग्रोमीटर। विंड स्पीड एंड डायरेक्शन आप विंड वेन या फिर एनेमोमीटर से आप कर सकते हो। देन प्रेसिपिटेशन आपका रेन गॉज एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका बैरोमीटर से यू कैन डू इट। और ये जो स्टेशन होते हैं ये आपका अपने आप चीजें करते हैं, इसमें कोई ह्यूमन की इंटरवेंशन, यानी कि इंसान की कोई भी चीज दखल अंदाजी जरूरत नहीं होती। अब ये जो स्टेशन होते हैं ये बहुत ही जगहों पे पाए जाते हैं, और इनको बहुत जगह पे इस्तेमाल भी किया जाता है, क्योंकि इनसे जो डाटा मिलता है उससे हम चीजें समझ सकते हैं ना कि हाँ जी ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता, है ना। तो अब जो ये स्टेशन हैं बहुत जगह जगह यूज हो जाते हैं। जैसे आपके एग्रीकल्चर में उनको बहुत जरूरत होती है ना, कि बारिश कब आएगा कब नहीं आएगी, हवा कितनी तेज है, आंधी तूफान तो नहीं आएगा, क्योंकि उनकी क्रॉप्स हैं, उनके जो फार्मिंग कर रहे हैं, उनको भी डिस्ट्रक्शन पहुंच सकता है ना। सेम वे एविएशन नेविगेशन, यानी कि जो आसपास के जो रास्ता बताने वाले हैं उनको भी पता लग सकता है। एंटस एविएशन, यानी कि जो प्लेन वगैरह चला रहे हैं, उनको भी पता होना ज्यादा जरूरी है कि कब वेदर खराब होने वाला है, कब ठीक है, कब कैसे है। बिकॉज दे ऑल्सो, उनके पे भी ये विंड स्पीड ये सब क्या करता है, ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। वाई सो? बिकॉज इन द लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ द प्लेन दिस ऑल मेक्स अ वेरी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, यानी कि जो एनवायरमेंट है उसकी मॉनिटरिंग करना, यानी कि उसको देखभाल रखना, उसकी सारी चीजें देखना कि सही है नहीं है, कोई चीज खराब होने वाली है, यानी कि कुछ एज एन कोई डिजास्टर वगैरह आने वाला है, उसके कुछ साइंस भी होते हैं दैट कैन प्रोवाइड अस कि ये चीजें हो सकती है नहीं। वो इन सब चीजों से ये सब होता है। एंड प्लस ये सारी जो चीजें ये अपनी एक एक इंटरवल में निकालते रहते हैं चीजें, तो दैट इज वाई जो है हमें एक टाइमली डाटा मिलता रहता है, वेदर इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है और एक्यूरेट मिलता है, जिसमें कोई भी विदाउट द नीड ऑफ ह्यूमन, यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन की कोई भी जरूरत नहीं है, राइट। डोंट मिस आउट, इन 2023 द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी set up an AWS at a glacier lake of Sikkim, यानी कि उन्होंने 2020 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो सिस्टम है हमारा इंडिया का अथॉरिटी जो है, उसने हमारे को क्या बोला, उसने हमको क्या बोला, उसने हमको नहीं कुछ बोला, उसने एक एडब्ल्यूएस यानी कि ऑटोमेटेड वेदर सिस्टम स्टेशन जो है वो वहां पे कहाँ पे लगा दिए, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन या सिस्टम जो भी कह लो, ठीक है, वो कहाँ पे लगाया, उन्होंने सिक्किम की एक ग्लेशियर ग्लेशियर लेक में लगाया, यानी कि जो कि
बर्फीली काइंड ऑफ लेक है। वहाँ पे उन्होंने ग्लेशियर लेक पे सिक्किम की लगाया है एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 4800 मीटर्स, 4800 मीटर्स अबव द सी लेवल, यानी कि 4800 मीटर्स सी लेवल के ऊपर में उन्होंने ये AWS लगाया है। और जो ये AWS है ये प्रोवाइड करता है अर्ली इन्फॉर्मेशन अबाउट अपकमिंग वेदर कंडीशन, यानी कि ये जो आगे आने वाली जितनी भी वेदर कंडीशंस हैं, जो भी आगे हो सकता है या होने वाला है, उसके बारे में ये हमें बताता है और आगाह कराता है कि ऐसे ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो यू शुड और वी शुड टेक केयर ऑफ इट। कि कहाँ पे इसकी जो ये है टाइमली, कि 2023 में कहाँ पे है, नेशनल डिजास्टर ने करवाया है, AWS है, ग्लेशियर लेक में है सिक्किम के, 4800 मीटर अबव है सी लेवल की, ये सारी डिटेल्स इंपॉर्टेंट है। और ये हमें मेन चीज जो हमारी लास्ट की लाइन है ये वाली, है ना, कि ये जो AWS है ये हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आगे आने वाली वेदर कंडीशन है उसके बारे में हमें बताता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका प्रेडिक्टिंग द वेदर, ये हम लोग अपने करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है। ये मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट रहेगा आपका नेक्स्ट एपिसोड। ठीक है। उसके बाद दैट विल बी द लास्ट एपिसोड। मेरे ख्याल से हमारा फोर्थ एपिसोड था, तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ बस इसमें हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चा। तो इसके लिए इतना ही, एंड आई मीट यू ऑल अगेन द नेक्स्ट एपिसोड इन द सेकंड लास्ट एपिसोड ऑफ दिस whole chapter. All right, so I'll meet you all again. Till then, bye bye, you all.